Hello everyone, this is Shelly Gulati, your educator. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत क्लास में हो रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, और अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हो, पढ़ाया हुआ समझ आता हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करो, लाइक करो, मुझे भी मोटिवेट करो। चलो, तो आज हम अपने एल्डिग्रेड बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं एविडेंसेस के बारे में, यानी एविडेंसेस किसके? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के। और प्रीवियस क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले अटेंड कर लीजिए, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना ज़रूरी है ना। हम पहले नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग में ऑरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ही नहीं पढ़ा, यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो वो पढ़ना क्या है, ज़रूरी है। पहले हर चीज़ हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कैसे जो लाइफ है ना, कैसे स्टार्ट हुई, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा अपीयर्ड हुआ, कैसे सिंगल टू कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशन हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिए। जैसे हमने लास्ट में ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में भी पढ़ा था। तो सब कुछ देखो अपने आप में इंपॉर्टेंट है टॉपिक, हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिगल ऑर्गन्स। ये वेस्टिगल ऑर्गन्स है क्या? कौन से एविडेंसेस मिले हमें वेस्टिगल ऑर्गन्स से? वेस्टिगल ऑर्गन्स वो बॉडी पार्ट हैं जो क्या थे, फुली फंक्शनल थे हमारे पूर्वजों में, यानी हमारे एंसेस्टर्स में। लेकिन अब जो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट में, उनमें या तो ये काम करना बंद कर चुके हैं या फिर कम उपयोगी हैं, है ना। पहले क्या होता था, ये फुली फंक्शनल थे, पूरी तरह ये कार्य को करते थे। देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन के रूप में भी। वेस्टिगल ऑर्गन्स आर बॉडी पार्ट्स दैट वर फुली फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर्स but have lost most of all their original function in the present organism. These organs are evidence of evolution, but they show how species have changed over time. यानी ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो उपस्थिति है, ये क्या है? एविडेंस ही तो है एवोल्यूशन का। शो करते हैं कैसे स्पेशीज़ जो हैं टाइम के साथ कैसे उनमें चेंजेस आए। ये जो चेंजेस हैं यही तो एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो। सिर्फ ये कहूँ 100,000 नहीं भाई, मिलियन और बिलियन ईयर्स लग जाते हैं इस प्रोसेस में, है ना। तो ये जो प्रेजेंट्स है, ये कह सकते हैं जो वेस्टिगल ऑर्गन्स है, ये क्या है? एविडेंस है एवोल्यूशन का। शो होता है कैसे स्पेशीज़, जीव समय के साथ कैसे बदले, कैसे एवोल्यूशन हुआ। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े। वेस्टिगल ऑर्गन्स क्या है? नॉन फंक्शनल और पार्शली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म, दैट ऑर्गन्स दैट वर यूजफुल इन एंसेस्टर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो, वेस्टिगल ऑर्गन्स हमारे एंसेस्टर के टाइम यानी पूर्वजों के टाइम क्या थे? बहुत यूजफुल थे, है ना, कार्य करते थे, पूरी तरीके से फंक्शनल थे ये। लेकिन अब क्या है? अब ये यूज़फुल हम कहेंगे नहीं है, है ना। अब उपयोगी उतने नहीं हैं, बहुत कम उपयोग हो गया, या ये कह सकते हैं काम करना बंद कर चुके हैं। क्लियर? देखो, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो चेंजेस आए हैं लाइफस्टाइल में, हमारे इन्वायरमेंट में, बिहेवियर में, तो इससे क्या हुआ? कुछ ऑर्गन्स क्या हैं अब उतने ज़रूरी नहीं है, उपयोगी नहीं है। ये अंग मतलब ये ऑर्गन्स अब ज़रूरी नहीं है। किस वजह से? जो ये हमारे चेंज हुआ है ना, मिलियन ऑफ साल ईयर्स में जो ये चेंजेस आया लाइफस्टाइल में, एनवायरनमेंट में, बिहेवियर में, तो उससे क्या हुआ? अब ये ऑर्गन ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो इनके रिमेन्स हैं, उन ऑर्गन्स के जो रिमेन्स हैं, वो आज भी बॉडी में प्रेजेंट है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डन? एग्जाम्पल्स इन ह्यूमन अपेंडिक्स, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन हार्बीवोरस एंसेस्टर। अब मैं ले लेती हूँ पेन अपना, है ना, पेन तो होना ही चाहिए टीचर के हाथ में। चलो पेन ले लिया जाए, एक सेकेंड। अपेंडिक्स, चलो इसको देखते हैं। एंसेस्टर में इसका क्या यूज़ था? डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन हार्बीवोरस एंसेस्टर। मतलब क्या हुआ? जो पहले शाकाहारी भोजन करते थे उसको पचाने में क्या करता था? मदद करता था अपेंडिक्स। प्रेजेंट में इसका अभी कोई फंक्शन नहीं है ना, अब कोई इसका कार्य नहीं है। फिर आ जाएगी हमारी टेल बोन। ये किस लिए होती थी? एंसेस्टर टाइम में यूज होती थी टेल मूवमेंट के लिए, है ना, यूज फॉर टेल मूवमेंट।
और आज की बात करें तो क्या है, ओनली सपोर्ट पेल्विक मसल्स, सिर्फ सपोर्ट करती है पेल्विक मसल्स को। फिर आ जाएंगे हमारे विजडम टीथ। देखो टेल बोन अभी जो मैंने बताया भी आप लोग को, ये पहले तो टेल मूवमेंट में इस्तेमाल होती थी, है ना, मूवमेंट में होती थी, लेकिन अब हमें पता ही है ना जो पेल्विक मसल्स हैं वही सपोर्ट देती है हमें, है ना। ये मत सोचना मैं टेल की बात कर रही हूँ, पूंछ है ह्यूमंस की पूंछ थोड़ी है हमारी ठीक है ना, क्लियर। विजडम टीथ क्या है, विजडम टीथ यानी विक्सिम टीथ, विस्टिम, एक मिनट रुको, मैं भी ना बताओ हिंदी में लिखने बैठ गई आपका। ये किस लिए थे, कठोर भोजन के लिए, है ना। किसके लिए थे ये, कठोर भोजन के लिए थे ये पहले, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ईयर मसल्स की, फॉर मूविंग ईयर्स टू डिटेक्ट साउंड। अच्छा एक बात आप लोग सोच रहे होंगे ये कठोर भोजन क्यों बोला है मैंने। कठोर भोजन इसलिए बोला है भाई, पहले कोई गैस तो होती नहीं थी, इंडक्शन वगैरह तो था नहीं, प्रॉपर खाना पक जाएगा, तो कच्चा खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो ये कठोर भोजन खाने के लिए होते थे विजडम टीथ, है ना। अब बात कर लेते हैं हम अपने ईयर मसल्स की, जो हम कर ही रहे थे, फॉर मूविंग ईयर्स टू डिटेक्ट साउंड। क्या है ये, चलो समझते हैं। देखो कुछ लोग ना हल्के से हिला सकते थे। पहले क्या होता था ना, अगर हम बात करें एंसेस्टर टाइम की, क्या होता था, ये अपने कान की जो ये मसल्स हैं उसे हिला के अपना साउंड कहाँ से आ रही है डिटेक्ट कर लेते थे ये लोग। हाँ सच में ऐसा होता था, पहले के जीव ऐसा कर लेते थे। पहले के जीव अपना कान घुमाकर आवाज़ की साउंड कहाँ से आ रही है, मतलब आवाज़ कहाँ से आ रही है उसे डिटेक्ट कर लेते थे। आवाज़ की दिशा कह सकते हैं ना, आवाज़ की दिशा पकड़ते थे। पर अब इनका कोई उपयोग नहीं है। बॉडी हेयर्स पहले बहुत ज़्यादा होते थे, है ना। इससे क्या होता था, बॉडी वार्म रहती थी, प्रोटेक्ट भी करती थी, है ना, सन रेज से भी करती थी। अब बहुत कम हो गया हेयर, है ना। बॉडी हेयर पहले बहुत होते थे, बहुत मोटा हेयर होता था, बहुत घने होते थे, जो ठंड से भी बचा के रखते थे, गर्मी से भी बचा के रखते थे। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ी इतना बॉडी हेयर होता है जितना पहले होता था, पहले बहुत ज़्यादा होते थे। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। Examples in animals, whales and snakes have small pelvic bones showing they descended from animals with legs. देखो वेल्स और स्नेक्स, इनके पास छोटी पेल्विक बोन्स होती हैं जो ये शो करती हैं कि जो पहले एंसेस्टर थे, जो पहले एनिमल्स थे, उनके लेग्स थे, है ना, उनके लेग्स थे, इनके पूर्वजों के पैर थे, वेल्स और स्नेक्स, है ना। तो इनमें छोटी पेल्विक बोन्स प्रेजेंट होती हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स जैसे कि ऑस्ट्रिच, इनके पास विंग्स हैं। एक ऐसी बर्ड है जिसके पास, एक ऐसा बर्ड कह सकते हैं जो इसके पास पंख हैं, विंग्स हैं, लेकिन कांट फ्लाई, है ना, फ्लाई तो नहीं कर सकता ऑस्ट्रिच, लेकिन विंग्स हैं। चलो और देखें, आगे बढ़े। हाउ वेस्टिकुलर ऑर्गन्स प्रूव एवोल्यूशन, शो कनेक्शन विद एंसेस्टर who used those organs, support the theory of common descent, organisms evolved from common ancestor, demonstrate change over time as natural selection reduced or removed the function. इसका मतलब क्या हुआ, शो कनेक्शन विद एंसेस्टर। ऑफ कोर्स हम जानते हैं इतना तो कि ये जो ऑर्गन्स हैं, तो ये क्या कनेक्शन शो कर रही हैं कि पूर्वजों से जो कनेक्शन था, उन पूर्वजों से जो इन ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते थे, सपोर्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कॉमन डिसेंट, यानी ऑर्गेनिज्म कॉमन एंसेस्टर्स से इवॉल्व्ड हो रहा है। डेमोन्स्ट्रेट चेंज ओवर टाइम एज नेचुरल सेलेक्शन रिड्यूस्ड और रिमूव्ड, यानी समय के साथ जो चेंज आया है, नेचुरल सेलेक्शन रिड्यूस्ड और रिमूव्ड द फंक्शन। मतलब ये हुआ नेचुरल सेलेक्शन ने इनका उपयोग घटा दिया, रिड्यूस कर दिया, है ना, रिड्यूस कर दिया, लेकिन इनके जो हम कह सकते हैं रिमेन्स आज भी मौजूद हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? बढ़े आगे। कॉन्क्लूजन, वेस्टिगल ऑर्गन्स आर स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ लिया है कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इवोल्यूशन का।
They tell us that today's organisms carry physical proof of their past inside their bodies even if some organs are no longer useful. इसका मतलब ये हुआ, इससे हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म के पास आज भी फिजिकल प्रूफ हैं, है ना, जो ये शो करते हैं कि जो पहले हमारे जो पूर्वज थे वो इन ऑर्गन्स का जो यूज़ करते थे, ये ऑर्गन्स आज भी हमारी बॉडी पे प्रेजेंट हैं, है ना। लेकिन ऑर्गन्स जो हैं ये अब उतने उपयोगी नहीं हैं, या हम कह सकते हैं काम करना बंद कर चुके हैं, है ना, यूज़फुल अब नहीं है। चलो आगे बढ़ें। एविडेंसेस फ्रॉम अटाविज्म रिवर्जन, है ना, वापसी। क्या है अटाविज्म? अटाविज्म मतलब हो गया रीअपीयरेंस ऑफ ट्रेट्स, गुण, ऑर्गन्स जो प्रेजेंट थे पहले एंसेस्टर में, हमारे पूर्वजों में, जो क्या हो गए थे, बिल्कुल डिसअपीयर्ड हो गए थे, गायब हो गए थे, है ना। आज के जनरेशन में बिल्कुल डिसअपीयर्ड हो गए वो। Some ancestral features suddenly reappear in present day organism। अचानक वो पूर्वज वाले जो फीचर्स हैं वो अचानक क्या हो जाएं, रीअपियर हो जाएं आज के किसी ऑर्गेनिज्म में। Even though they are usually seen in this species anymore, जो अब उस जाति में हम कह सकते हैं कहीं भी नहीं दिखते हैं, वो सडनली वो जो फीचर्स हैं एंसेस्टर के वो सडनली वापस दिखने लगे, रीअपियर हो जाएं। ये है अटाविज्म यानी रीअपियरेंस ऑफ ट्रेट्स और ऑर्गन। क्लियर 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 क्लियर, तो बताओ आगे बढ़े। आमतौर पर वो उस जाति में स्पेशीज में नहीं पाए जाते लेकिन अचानक रीअपियर हो जाते हैं। Atavism is the sudden reappearance of old ancestral traits that had disappeared due to evolution। अटाविज्म क्या है? एक सडन रीअपियरेंस है ना, किसका? हमारे जो पूर्वजों से जो ट्रेट्स कह सकते हैं हम, ऑर्गन्स जो पहले थे वो अचानक गायब हो गए, रीअपियर हो जाएंगे वो वापस सडनली, है ना, डिसअपियर हो गए थे, गायब हो गए थे एवोल्यूशन की वजह से, है ना। एवोल्यूशन की वजह से क्या हो गया था, ये जो ऑर्गन स्टेट थे वो डिसअपियर हो गए थे और सडनली हमें वो रीअपियर होने लगे यानी वापस दिखने लगे। वाई इट हैपन, क्यों भाई, है ना, देखते हैं। द जीन्स फॉर एंसेस्टर ट्रेट्स आर स्टिल प्रेजेंट इन द बॉडी बट आर यूजुअली इनएक्टिव और सप्रेस्ड। जो जीन्स थे हम बात करें द जीन्स फॉर एंसेस्ट्रल ट्रेट्स, है ना, एंसेस्टर यानी पूर्वज की बात हो रही है। देखो हमारी बॉडी में एंसेस्टर यानी पूर्वज के जो जीन्स हैं वो बॉडी में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते, है ना। किसके जीन्स की बात हो रही है? पूर्वज के। तो पूर्वज के कुछ जीन्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं लेकिन ये एक्टिव नहीं होते। ड्यू टू म्यूटेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस और जेनेटिक एंशन दीज जीन्स कैन बिकम अगेन एक्टिव, है ना। म्यूटेशन हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है, ये जो जीन्स हैं ये क्या हो सकते हैं, फिर से एक्टिव हो सकते हैं। When that happens, ancestral features come back in some individual। अगर ऐसा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, म्यूटेशन, जेनेटिकेशन, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है, जो पूर्वजों के जो फीचर्स हैं, एंसेस्ट्रल फीचर्स, वो क्या होंगे, किसी इंडिविजुअल में वापस दिखने लगेंगे यानी रीअपियर हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? एग्जाम्पल्स इन ह्यूमन, ठीक है, चलो देख लिया जाए। एटाविस्टिक ट्रेट, पहले क्या होता था, टेल इन न्यू बॉर्न बेबीज, टेल होती थी जिसे कहते थे ट्रू टेल, जो क्या होती थी, यूज़ होती थी बैलेंस के लिए और मूवमेंट के लिए। अगर हम बात करें प्रेजेंट की, रेयर केसेस ऑफ बेबीज बॉर्न, बहुत रेयर केसेस ऐसे होंगे, है ना, सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने, ऐसा कुछ सुना है कभी टेल के साथ बच्चा पैदा हुआ? जन्म के समय ना कई बच्चों में ऐसी संरचना होती है ना, संरचना होती है जो हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाती है। थिक बॉडी हेयर्स, पहले फर जैसे होते थे, है ना, मोटे मोटे होते थे और खूब घने हेयर्स होते थे बॉडी पे, जो क्या होता था, प्रोटेक्ट करते थे, है ना। ठंड है तो क्या होता था, वार्म फील कराते थे, हमें प्रोटेक्ट करते थे, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। बहुत ज़्यादा घने होते थे, आप सोचेंगे अभी भी तो बॉडी पे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा होते थे, खूब घने होते थे। अब तो पतले हैं, कम है ना, अब रेयर ही होगा, है ना। एक्स्ट्रा निपल्स, ये मैमल्स में कॉमन है समटाइम्स, पहले तो हाँ कॉमन था ये एंसेस्टर टाइम पे, मल्टीपल निपल्स होते थे।
और प्रेजेंट की बात करें तो समटाइम्स सीन इन ह्यूमंस। आप सोचेंगे ऐसा हमने कभी नहीं सुना है ना, कभी नहीं देखा। देखा क्या मतलब, कभी आपने एग्जाम्पल भी शायद ऐसा नहीं सुना होगा, सुना हो तो मैं कह नहीं सकती। हम अभी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। चलो पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं ये लार्ज 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 कैनाइन टीथ। पहले हम ये निपल्स की बात कर लेते हैं। चलो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, चलो देखते हैं। देखो, some people are born with extra nipples, जिसे हम क्या बोलते हैं मेडिकली, हम इसे क्या बोलेंगे मेडिकली, कॉल्ड सप्लीमेंट्री निपल्स, है ना। सुपरनुमेरी भी कहते हैं, सुपरनुमेरी कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री नहीं होंगी, सुपरनुमेरी निपल्स। ठीक है, कुछ लोगों में होते हैं एक्स्ट्रा निपल, जिसे हम सुपरनुमेरी निपल्स कहते हैं। अब ये सुपरनुमेरी निपल्स क्या होते हैं इतना तो आपको समझ आ गया होगा, एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा निपल है। चलो इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। चलो 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 देख लें हम क्या होते हैं ये, है ना, क्या होते हैं ये सुपरनुमेरी निपल्स, क्या होते हैं। पेन का कलर चेंज कर लूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लग रही है आज की क्लास, समझ आ रहा है सब, नहीं आ रहा। चलो, these are usually found along the chest or lower abdomen, है ना, lower abdomen, pen typically along the milk line, where nipples develop in mammals। अभी मैं नोट करूँ फिर एक बार मैं समझाती हूँ, है ना। पहले एक बार सारे पॉइंट्स को नोट कर दूँ। They often look the small moles कह सकते हैं हम, है ना, moles और spots। So some people don't even realize they have one। अभी मैं एक बार में समझाऊंगी, ठीक है ना, एक बार सब नोट हो जाए, प्रॉपर सारे पॉइंट्स नोट कर दूँ। और it is considered an atavistic trait because our mammalian ancestor had multiple nipples like dogs और cats। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे डॉग्स और कैट्स, है ना। चलो अब इसे हम समझ भी लेते हैं। चलो ये नोट करो पॉइंट, फिर हम इसको समझते हैं। फिर एक मिनट, कहाँ हिल गया ये, पूरा सेटअप ही हिल जाता है पूरा। नोट कर लो इस पॉइंट को, फिर हम समझते हैं। देखो ये आम तौर पर कहाँ पे, चेस्ट पे, सीने में, या फिर हम कह सकते हैं सीने में, या फिर पेट के निचले हिस्से में पाए जाते हैं ये,
ठीक है ना, जो ये सुपर न्यूमेररी निपल्स होते हैं आमतौर पर सीने या पेट के नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं। वेयर निपल्स डेवलप इन मैमल्स, मुख्य निपल्स की लाइन में ही, है ना, मुख्य निपल्स की लाइन में ही। नेक्स्ट देखते हैं, दे ऑफन लुक द स्मॉल मोल्स और स्पॉट, सो सम पीपल, ये क्या होता है ना, देखो ये एक छोटे स्पॉट की तरह और हम कह सकते हैं तिल की तरह दिखते हैं, तो कई पीपल तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, है ना, तो उन्हें लगता है ऐसे स्पॉट है या फिर ये तिल है, तो कई लोग इसे रियलाइज़ नहीं कर पाते एग्जैक्ट है क्या, है ना। इट इज़ कंसिडर्ड एन एटाविस ट्रेट, इसे एक एटाविस ट्रेट की तरह कंसिडर करा जाएगा बिकॉज जो हमारे मैमेलियन थे उनके पास क्या थे, मल्टीपल निपल्स थे, जैसे कि हो गए डॉग्स और कैट्स। क्लियर यहाँ तक? क्या होता था, मैमेलियन एंसेस्टर में एक मल्टीपल निपल्स होते थे एक लाइन में, है ना, तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा डॉग्स, है ना, और कैट्स, बिल्लियाँ। चलिए आगे बढ़ें। हाउ कॉमन दे आर, है ना, हाउ कॉमन दे आर, बताओ हाउ कॉमन, पेन पेन पेन, कॉमन आर दे, है ना, हाउ कॉमन आर दे, बताओ, एनीवन नो, किसी को पता है तो बताओ, मैं पेन का कलर ले लूँ तब तक, है ना। चलो देखो ये 1 to 5% मिलते हैं पॉपुलेशन की, है ना, फाउंड इन अप्रॉक्सीमेटली 1% to 5% ऑफ द पॉपुलेशन। मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकता है ना, मिल सकते हैं, कैन अकर इन मेल्स एंड फीमेल्स। देखो ये जो है ना, कोई कह सकते हैं कोई हेल्थ पे इनका कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना, तो ट्रीटमेंट की नीड नहीं है इसके लिए कोई, यूजुअली दे डोंट कॉज एनी हेल्थ इश्यूज, है ना, कोई हेल्थ इशू नहीं होता इससे, तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सो नो ट्रीटमेंट इज़ नीडेड। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? चलो और क्या रह गया था हमारा, लार्ज कैनाइन टीथ, ये एक एटाविस्टिक ट्रेट है, एंसेस्टर में यूज़ होते थे, टियरिंग फ्लैश और इन अर्ली ह्यूमंस, और अब क्या है ये रेयरली अपीयर हो गए हैं, प्रोमिनेंटली रेयरली अपीयर, यानी आमतौर पर दिखाई नहीं देते या नोटिस नहीं किए जाते, है ना, और पहले यूज़ होते थे किसके लिए, फॉर टियरिंग फ्लैश इन अर्ली ह्यूमंस। चलो आगे बढ़ें, क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इन एनिमल्स, हॉर्सेस बॉर्न विद एक्स्ट्रा टोस, एंसेस्टर हॉर्सेस हैड मोर टोस। हम ये कह सकते हैं जो हॉर्स बॉर्न होते हैं एक्स्ट्रा टोस, या हम कह सकते हैं पंजे, है ना, पंजे होते हैं एक्स्ट्रा। एंसेस्टर जो हॉर्सेस थे, है ना, पूर्वज वाले एंसेस्ट्रल हॉर्सेस थे, उनमें क्या थे, ज़्यादा टोस थे, ज़्यादा उंगलियां थी उनमें, है ना। बर्ड्स विद टीथ, पक्षी किसके साथ, दांतों के साथ। सम बर्ड्स में डेवलप टीथ लाइक स्ट्रक्चर, एंसेस्टर्स हैड टीथ, कुछ बर्ड्स होती हैं जिनमें दांत जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, दांत जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, क्या होता था उनके पूर्वज में थी, तो उनमें भी दिखाई देती हैं। स्नैक्स कह रही हूँ, स्नेक्स विद हिंड लिम्स बोन्स, एविडेंस ऑफ लेग्ड एंसेस्टर, कुछ सांपों में क्या होती है, टांगों की कह सकते हैं हमें एविडेंस दिखाई दी है, यानी अवशेष होते हैं, ठीक है ना, वो क्या है, वो उनके टांगों वाले पूर्वज यानी लेग्ड एंसेस्टर की क्या है, निशानी है भाई, निशानी। आगे बढ़ते हैं, हाउ एटाविज्म प्रूव्स एवोल्यूशन, कैसे प्रूफ हुआ, शोज दैट ऑर्गेनिज्म स्टिल कैरी एंसेस्ट्रल जीन्स, शो करता है कि कैसे अभी भी ऑर्गेनिज्म एंसेस्ट्रल जीन्स को कैरी करते हैं। These genes can reactivate after many generation proving evolutionary connection, ये जो जीन्स हैं ये क्या होते हैं, काफ़ी जनरेशन के बाद भी क्या है, रीएक्टिवेट होते हैं, जो प्रूफ करते हैं एवोल्यूशनरी कनेक्शन को, मतलब ये एक्टिव हो सकते हैं, है ना,
अभी हमने पढ़ा ना, एक्टिव हो जाते हैं, रीअपियर हो जाते हैं। Supports the idea that modern organisms evolved from ancestor with different traits। मतलब ये इस आइडिया को क्या करता है, सपोर्ट करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, आज के ऑर्गेनिज्म, ये अपने पूर्वजों से ही विकसित हुए हैं। क्लियर? यहाँ तक का क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए। अच्छा, कंक्लूजन रह गया ना। Atavism gives strong proof of evolution by showing that ancestral features are still hidden in our genes। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है एवोल्यूशन का, जो शो करते हैं हमारे पूर्वज के फीचर्स जो आज भी कहीं ना कहीं क्या छुपे हुए हैं ना हमारे जीन्स में। Even though evolution changes organisms over time, traces of the past can suddenly reappear, confirming our link with ancient life forms। भले ही समय के साथ चेंज हो गया बहुत कुछ है ना, ऑर्गेनिज्म में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, लेकिन क्या होता है, सडनली रीअपियर हो जाते हैं, जो कंफर्म करते हैं हमारे कनेक्शन क्या है, हमारे लिंक क्या है एंशियंट लाइफ से, हमारे पूर्वज वाले टाइम से, उनसे हमारा क्या लिंक है, क्या नाता है हमारा। आगे बढ़े। एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स क्या है भाई? कनेक्टिंग लिंक्स आर organisms that show characteristics of two different groups of organisms, often showing a link between ancestral and modern form। कनेक्टिंग लिंक्स आर organisms, वो organisms जो शो करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के क्या, टू डिफरेंट और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक जो शो करते हैं लिंक ऑर्गेनिज्म का जो अब के मॉडर्न फॉर्म है और एंसेस्टर मतलब पूर्वज की बात हो गई, उनके बीच में क्या लिंक है। ये क्या है? दे एक्ट एज अ लिविंग प्रूफ दैट वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम अनदर ग्रुप। ये क्या है? एक लिविंग प्रूफ है कि एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व हो रहा है, दूसरे ग्रुप से विकसित हो रहा है ना, दूसरे ग्रुप से विकसित हो रहा है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। A connecting link is an organism that share traits with two different biological groups, showing evolutionary relationships between them। कनेक्टिंग लिंक वो जीव है, वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, दो अलग अलग बायोलॉजिकल ग्रुप के जो लक्षण हैं वो क्या है, एक साथ पाए जाते हैं। ये क्या शो करता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उनके बीच में उसे शो करता है। Importance in evolution, they show the transition stages in evolution, help scientists understand how complex organisms evolve from simpler ones, provide living and fossils proof of evolution। चलो अब हम इसको समझते हैं ज़रा। चलो देखो, ये हमें क्या शो कर रहा है, एक तो ट्रांजिशन स्टेजेस एवोल्यूशन की, दूसरा साइंटिस्ट को समझने में मदद हो रही है कि कैसे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से कैसे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विकसित हुआ, है ना। प्रोवाइड कर रहा है कि हमें लिविंग और फॉसिल प्रूफ एवोल्यूशन के। क्लियर? आगे बढ़े। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? वायरस, है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग। कनेक्टिंग फीचर्स क्या होगा? हैज़ डीएनए, आरएनए, है ना, लाइक लिविंग बींग्स क्या होगा? डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, बट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट अ होस्ट, नॉन लिविंग फीचर हो गया ये। देखो वायरस जो होता है ना, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के ही लक्षण दिखाता है, चाहे वो जीव हो या फिर निर्जीव हो, दोनों के ही लक्षण दिखाता है। डीएनए, आरएनए होगा, है ना, लिविंग बींग होगा, लेकिन क्या होगा, ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये, है ना, क्या कर नहीं पाएगा? रिप्रोड्यूस खुद से ये नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक एक एक करके हम समझेंगे। सेकंड आ गया हमारा यूग्लिना। ये क्या है? एल्गी है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, क्या हो गया? पौधे और जानवर दोनों के गुण हैं इसमें, है ना, गुण रखता है। हैज़ क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस, मूव्स विद फ्लैजेला विद लेग सेल वॉल। ये क्या एनिमल ट्रेट है? क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, है ना, क्लोरोफिल होगा इसमें। पेन ले लिया जाए एक बार, कब ज़रूरत पड़ जाए पता ही नहीं चलता, है ना। क्या होगा इसमें? दोनों के गुण होंगे, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, है ना। क्लोरोफिल से क्या हो रहा है? भोजन बना रहा है अपना, है ना, लेकिन क्या है, ये जानवरों की तरह क्या करता है? तैरता है ये, है ना। क्लियर हो गया? फिर प्रोटेरोस्पोंजिया ऑर्गेनिज्म, है ना, इनके कनेक्टिंग लिंक्स क्या होंगे? प्रोटोजोन्स और पोरीफेरा। इनके फीचर्स क्या होंगे? कॉलोनियल प्रोटोजोन्स होंगे विद सेल रिजेंबलिंग स्पॉन्ज सेल्स, जो लिंक शो करेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच। फिर आ जाएगा नियोपिलिना। ये क्या होगा? इसका कनेक्टिंग लिंक होगा इसका स्नेलिडा एंड मोलस्का।
इनके कनेक्टिव फीचर्स क्या होंगे? सेगमेंटेड बॉडी होगी एनिलिड्स की तरह, सॉफ्ट बॉडी एंड शेल लाइक मोलस्क है ना। तो ये सारे हो गए इसके कनेक्टिंग फीचर्स, कनेक्टिंग ग्रुप और ऑर्गेनिज्म। नोट करना चाहो तो कर लो। कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दो, जल्दी से आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। आगे बढ़े, और एग्जाम्पल्स भी हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, क्या पता एग्जाम में क्या आ जाए, है ना। फिर ऑर्गेनिज्म आ गया पेरिपेटस, कनेक्टिंग ग्रुप होंगे एनिलिडिया और आर्थ्रोपोडा। कनेक्टिंग फीचर क्या होगा? सेगमेंटेड बॉडी होगी, अनजॉइंटेड लेग्स होंगे, ट्रैकिया एंड क्लॉज लाइक आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है ना। ये कनेक्टिंग ग्रुप हो गया हमारा एनिलिडिया एंड आर्थ्रोपोडा। फिर ऑर्गेनिज्म आ गया हमारा बेलानोग्लोसस, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। क्या होगा इनका कनेक्टिंग लिंक? क्या होगा? हैज़ पेनिकल गिल स्लिट्स और डोर्सल नर्व कॉर्ड होंगी, बट लैक क्या होंगे? नोटोकॉर्ड होंगे, यानी ये नॉन कॉर्डेट होंगे। तो ये हो गए कनेक्टिंग लिंक्स और उनकी कनेक्टिंग फीचर। फिर घोस्ट शॉक आ गई, है ना। क्या होगा कनेक्टिंग लिंक इसका? कार्टिलेगिनस एंड बोनीफिश होंगे इसके कनेक्टिंग लिंक। कार्टिलेज स्केलेटन होगा, सम फीचर्स बोनीफिश जैसे होंगे। फिर आगे हमारा प्रोटोपेट्रस यानी लंग फिश, फिशेस और एम्फीबियंस होंगे कनेक्टिंग ग्रुप, यानी कनेक्टिंग ग्रुप मतलब दोनों के लक्षण होंगे, है ना। कनेक्टिंग फीचर्स क्या होंगे? गिल्स और लंग्स होंगे जो क्या करेंगे? मदद करेंगे वाटर में सर्वाइव करने के लिए, ब्रीथ करेंगे ड्यूरिंग ब्रीथ एयर ड्यूरिंग ड्रॉट्स। तो ये सब कनेक्टिंग फीचर्स हो गए, कनेक्टिंग ग्रुप हो गए ऑर्गेनिज्म के। नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्या पता एग्जाम में कौन सा एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो हमें पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनिज्म का क्या कनेक्टिंग ग्रुप है और कनेक्टिंग फीचर्स क्या हैं उसके, है ना। कनेक्टिंग ग्रुप मतलब हो गया दोनों के लक्षण होंगे उस ऑर्गेनिज्म में। फिर आ गया सेमोरिया, यानी इसका कनेक्टिंग ग्रुप होगा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। कनेक्टिंग फीचर होंगे फॉसिस एम्फीबियंस विद स्ट्रॉन्ग लिम्स एंड बॉडी सिचुएटेड फॉर लैंड, जैसे कि रेप्टाइल्स। फिर आर्कियोपेट्रिक्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स कनेक्टिंग ग्रुप होंगे, यानी दोनों के लक्षण होंगे। फॉसिल विद टीथ, टेल क्लॉज एंड फीदर्स एंड विंग्स, है ना। फिर प्लेटियप्स एंड इचिडना, रेप्टाइल्स और मैमल्स दोनों के फीचर ट्रेट्स होंगे, है ना, लक्षण होंगे, कनेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये। ले एग्स बट हैव सम फर एंड प्रोड्यूस मिल्क, मैमल ट्रेट्स, है ना, मैमल ट्रेट्स। क्लियर। नेक्स्ट देखें, कॉन्क्लूजन क्या निकला? दीज ऑर्गेनिज्म क्या हैं? ये ऑर्गेनिज्म क्या हैं? ये सारे कनेक्टिंग लिंक्स हैं, क्योंकि ये शो कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके बीच में जो लिंक है उसे क्या कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं। दो मेजर ग्रुप्स के बीच का लिंक जो है एवोल्यूशनरी लिंक, वो शो कर रहे हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म। दे प्रोवाइड डायरेक्ट एंड फॉसिल एविडेंस, क्या है? प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्ट और फॉसिल एविडेंस की कैसे नए ग्रुप जो हैं ऑर्गेनिज्म के ये इवॉल्व होते हैं पुराने से, है ना, पुराने वन से, ओल्डर वन से। एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। What is biochemical evidence? Biochemicals is evidence refers to the similarities in chemical substances and processes like DNA, protein, enzymes found in different organisms. Biochemical evidences क्या हैं? क्या है बायोकेमिकल एविडेंसेस? देखो, बायोकेमिकल एविडेंसेस वो हो गया जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, है ना, सिमिलरिटीज़ हों केमिकल सब्सटेंस में, जैसे कि डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो लाइफ फॉर्म्स हुई हैं वो सब क्या है? रिलेटेड हैं और कॉमन एंसेस्ट्री है, यानी उनके जो पूर्वज हैं वो क्या हैं? कॉमन है। इफ़ डिफरेंट लिविंग ऑर्गन्स हैव सिमिलर बायोकेमिस्ट्री इट मीन्स दे हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। अगर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनकी बायोकेमिस्ट्री सिमिलर है ना, यानी ये बायोसिमिलरिटीज़ क्या हो गई? ये सब चीज़ें डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम वगैरह, है ना, जो भी बायोकेमिस्ट्री है, इसका मतलब क्या हुआ? वो सेम यानी सिमिलर कॉमन एंसेस्टर यानी पूर्वज से विकसित हुए हैं वो। क्लियर। आगे बढ़ें। टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल एविडेंस। पहला आ गया डीएनए एंड जीन्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज डीएनए, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। देखो, जितने ऑर्गेनिज्म है सब में डीएनए क्या होगा? हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, कई में आरएनए भी, है ना। हम पढ़ चुके हैं इसके एग्जाम्पल, है ना। नहीं देखियो क्लास तो देख लो, मैं तो पहले ही आपको बोला सब क्लासेस अटेंड करनी है। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज द सेम इन ह्यूमंस। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा ह्यूमंस में, बैक्टीरिया, प्लांट्स में सेम होगा। द मोर सिमिलर द डीएनए, जितना सिमिलर डीएनए उतना ही क्लोजर रिलेशनशिप, है ना, सटीकता रिश्ते में। एग्जाम्पल हो गया जैसे ह्यूमन डीएनए 98% सिमिलर होते हैं चिंपैंजी से। मतलब क्या हुआ
की जो एवोल्यूशनरी रिलेशन है वो क्या है, काफ़ी क्लोज है। हाँ जी, चिंपैंजी से 98% क्या होता है, सिमिलर होता है हमारा डीएनए उससे, मतलब दोनों एक समान पूर्वजों से विकसित हुए हैं। प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, ऑल ऑर्गेनिज्म मेक प्रोटीन फ्रॉम द सेम 20 अमीनो एसिड, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सेम वही 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन सर्टेन प्रोटीन्स इज वेरी सिमिलर अमंग रिलेटेड स्पेशीज, है ना। इसका मतलब ये हुआ कुछ खास प्रोटीन की संरचना हम कह सकते हैं, है ना, क्या होती है, कई स्पेशीज़ में क्या होती है, लगभग समान होती है। जैसे साइटोक्रोम, साइटोक्रोम सी, ये क्या है, अब प्रोटीन है जो इस्तेमाल होता है रेस्पिरेशन में। साइटोक्रोम सी इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन ह्यूमंस एंड मंकीज़, लगभग एक जैसा होता है ये बंदरों में और ह्यूमंस में। कितनी नई नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं आज आपको, है ना। पता नहीं क्या। थर्ड आ जाएगा हमारा हार्मोन्स एंड बॉडी केमिकल्स। मेनली एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस प्रोड्यूस सिमिलर हार्मोन्स लाइक इंसुलिन। अगर हम बात करें एनिमल्स की, हमें मिला के तो क्या होगा, प्रोड्यूस करेंगे सिमिलर हार्मोन्स, है ना, यानी कि हार्मोन हो गया हमारा इंसुलिन। यहाँ तक कि बैक्टीरिया भी, है ना, ह्यूमन और बैक्टीरिया दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं क्या, सिमिलर हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस किया जाती है, यूजिंग बैक्टीरिया, शोइंग दैट इवन सिंपल ऑर्गेनिज्म शेयर बायोकेमिकल मशीनरी, है ना। यानी इससे क्या पता चलता है कि इनके बायोकेमिस्ट्री जो है, बायोकेमिकल की जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या है, बायोकेमिकल मशीन में क्या है, समानता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म भी क्या कर रहे हैं, हार्मोन इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, तो इससे समानता पता चल रही है कि दोनों में है। मेटाबॉलिक पाथवे, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस लाइक cell respiration, photosynthesis, protein synthesis occur in the same way in all organisms. This show that life evolved from a common starting point and then diversified. इसका मतलब ये हुआ जो बेसिक लाइफ प्रोसेस हो गए हमारे, फोटोसिंथेसिस, सेल रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या है, सेम वे में हो रहे हैं सभी ऑर्गेनिज्म में। इसका मतलब लाइफ की स्टार्ट जो है कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से हुई और फिर धीरे 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 एवोल्यूशन हुआ और चेंजेस आए। How biochemistry supports evolution, show unity in life, है ना, all living things follow similar chemical rules, जितनी living things है similar chemical rules को follow कर रही हैं, show degree of relatedness, जितनी ज़्यादा बायोकेमिकल सिमिलरिटीज़ होंगी उनके बीच उतना ही उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होगा, क्लोज होगा। प्रूव दैट एवोल्यूशन इज ग्रेजुअल प्रोसेस दैट वर्क थ्रू स्मॉल चेंजेस इन जीन्स एंड प्रोटीन्स ओवर टाइम। वही बात आगे की एवोल्यूशन है, ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, दैट वर्क्स थ्रू स्मॉल चेंजेस इन जीन्स एंड प्रोटीन्स ओवर टाइम, धीरे 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 कैसे कैसे चेंजेस आ गए। एग्जाम्पल्स टू रिमेंबर्स, ऑर्गेनिज्म पेयर हो गया ह्यूमंस और चिंपैंजी, इनका डीएनए 98% डीएनए मैच है, बहुत ही क्लोज है ये, है ना, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। फिर ह्यूमंस और बैक्टीरिया सेम डीएनए कोड और एंजाइम्स होंगे, डिस्टेंटली रिलेटेड बट फ्रॉम कॉमन ऑरिजिन, है ना, कॉमन ऑरिजिन होगा। ऑल एनिमल्स सेम जेनेटिक कोड होगा, प्रोटीन एटीपी, है ना, यूनिवर्सल लाइफ प्रोसेस इज इक्वल टू कॉमन एंसेस्ट्री। चलो बढ़े आगे। कॉन्क्लूजन, बायोकेमिकल एविडेंस स्ट्रांगली सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये क्या कर रहा है, स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है एवोल्यूशन की थ्योरी को और शो कर रहा है कि लिविंग जो है वो कनेक्टेड है मॉलिकुलर लेवल पे और क्या है, एंड इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय एक्यूमुलेटिंग स्मॉल चेंजेस ओवर अ टाइम। और ये बता रहा है कैसे जो है कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, धीरे धीरे कैसे चेंजेस आए, है ना, टाइम के हिसाब से। स्टार्ट जो हुआ था वो कॉमन पॉइंट से ही हुआ था। नाउ एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी क्या है, स्टडी है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, कैसे एक फर्टिलाइज्ड एग से कैसे क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, है ना। फर्टिलाइज्ड एग टू एडल्ट स्टेज, कैसे एडल्ट स्टेज तक आया, है ना, कैसे फर्टिलाइज एग से एडल्ट स्टेज तक पहुंचा, है ना। चलो, इफ़ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शो सिमिलर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अगर कोई अलग अलग ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं एक जैसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इट सजेस्ट दैट, इसका मतलब क्या हुआ, वो कॉमन एंसेस्टर यानी पूर्वज से विकसित हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, है ना। मेन एविडेंसेस क्या थे, सिमिलर एम्ब्रियोज इन अर्ली स्टेज, इन अर्ली डेवलपमेंट। अगर हम बात करें एम्ब्रियो फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड, ह्यूमंस, ये काफ़ी सिमिलर दिखते हैं। ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज हैव, सब में क्या होगा, गिल्सलेट्स होंगी, टेल होगी एंड नोटोकॉर्ड।
दिस फीचर्स में डिसअपियर लेटर बट देयर टेम्परेरी अपीयरेंस शो कॉमन एंसेस्ट्री। ये देखो जो फीचर्स हैं ये डिसअपियर बाद में हो सकते हैं, लेकिन ये जो टेम्परेरी अपीयरेंस हैं ये शो करते हैं क्या, कॉमन एंसेस्ट्री को। फिर आ गया हमारा क्या, बेयर लॉ बाय कार्ल एर्नस्ट वॉन बेयर। ये क्या कहते हैं, जनरल फीचर्स ऑफ अ ग्रुप अपीयर अर्लियर इन डेवलपमेंट देन स्पेशलाइज्ड फीचर्स। इसका मतलब ये हुआ स्पेशलाइज्ड फीचर से पहले क्या अपीयर होंगे, जनरल फीचर्स। जैसे कि ऑल वर्टिब्रेट्स फर्स्ट डेवलप अ सिमिलर स्ट्रक्चर, जितने वर्टिब्रेट्स होंगे पहले क्या डेवलप होगा, एक जैसा स्ट्रक्चर, जैसे टेल हो गया, गिल स्लिट हो गया। बाद में क्या होगा, स्पेशीज़ स्पेसिफिक ट्रेट्स जो होंगे, उस स्पेशीज़ के जो स्पेसिफिक ट्रेट्स होंगे जैसे विंग्स लिम्ब हो गए वो डेवलप होंगे। एम्ब्रियो कंक्लूजन क्या निकला, एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आर मोर अलाइक इन अर्ली स्टेज एंड डिफरेंट इन लेटर स्टेज विच सपोर्ट्स एवोल्यूशन। मतलब स्टार्टिंग में क्या है, अर्ली स्टेज में क्या है, सिमिलर है ना, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर है। बाद में क्या होगा, धीरे 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 चेंजेस आएंगे, ये सपोर्ट करता है एवोल्यूशन को। डिफरेंट होगा लेटर स्टेज में, बाद वाली स्टेज में। बायोजेनेटिक लॉ बाय हैकल, है ना, क्या है इसको देखो, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, स्टेटमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी क्या, डेवलपमेंट एक ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनी क्या, एवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ इट्स स्पेशीज, है ना। फिर से बोलूँ, ऑन्टोजेनी हो गया एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, और फाइलोजेनी हो गया एवोल्यूशन हिस्ट्री स्पेशीज़ की, ऑफ इट्स स्पेशीज़। बायोजेनेटिक लॉ जो हैकल ने दिया था, जिसे हम रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी कहते हैं, है ना। चलो बड़े देखें, द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी डेवलपमेंट जो होगा एक इंडिविजुअल का रिपीट करेगा क्या, एवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ इट्स स्पेशीज़, है ना। चलो देखते हैं, मतलब दोहराएगा वो। एग्जाम्पल, ह्यूमन एम्ब्रो शो गिल स्लिट लाइक फिश सजेस्टिंग फिश लाइक एंसेस्टर इन एवोल्यूशन। यानी क्या हुआ, जो ह्यूमन एम्ब्रियो होगा, मतलब जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो उस गिल स्लिट शो करता है फिश की तरह, है ना। लेकिन दर्शाता है, इसका कहना ऐसा है कि वो दर्शाता है कि हमारे पूर्वज फिश जैसे थे। लेकिन ये बात, ये जो थ्योरी है 100% करेक्ट नहीं है, है ना। बट इट हाईलाइट सिमिलरिटी, पर ये क्या करे, हाईलाइट करे एम्ब्रियोनिक स्टेज में एनिमल्स में जो सिमिलरिटीज़ हैं उसको हाईलाइट करे। बट ये थ्योरी इज़ नॉट 100% करेक्ट, है ना, ऐसा 100% ये सही नहीं है। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस के ऑर्गेनिज्म होगा फिश, ह्यूमन, बर्ड्स, है ना। कॉमन एम्ब्रियोनिक ट्रेट्स क्या होंगे, गिलस्लेट ट्रेट, मतलब कॉमन एंसेस्ट्री, है ना। चिकन, ह्यूमन एम्ब्रो, नोटोकॉर्ड होगा, फार्निगल होगा, आर्चेस होगा, है ना, फार्निगल एचेस होगा। शेयर्ड वर्टिब्रेट फीचर्स, फिर ऑर्गेनिज्म फ्रॉग, फिश एम्ब्रियो, सिमिलर लार्वा स्टेज होगी, एवोल्यूशनरी लिंक होगा एम्फीबियन और फिशेस के बीच। प्लीज़ सारे नोट्स बनाते चलिए, सब नोट्स ज़रूरी है ना, सब साथ साथ बनाते चलो, कुछ नहीं रहना चाहिए। कॉन्क्लूजन क्या हुआ, एम्ब्रोलॉजी सपोर्ट्स एवोल्यूशन बाय शोइंग ट्रेट। एम्ब्रोलॉजी क्या है, सपोर्ट करे एवोल्यूशन को कुछ ट्रेट्स शो करके, है ना, कुछ चीज़ें बता के। डिफरेंट एनिमल्स जो हैं डेवलप होंगे इन सिमिलर वे, स्पेशली इन अर्ली स्टेज, है ना। अर्ली स्टेज में अलग अलग एनिमल्स सिमिलर वे में क्या होंगे, डेवलप होंगे। ये शो करेगा कि ये इवॉल्व हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, कॉमन एंसेस्टर से विकसित हुए। बेयर लॉ एंड बायोजेनेटिक लॉ बोथ एक्सप्लेन हाउ एम्ब्रियो डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स एवोल्यूशन। जो बेयर लॉ है एंड बायोजेनेटिक लॉ है, दोनों ही एक्सप्लेन करेंगे कैसे जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है एवोल्यूशन को। एविडेंसेस फ्रॉम बायोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है बायोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन होना, यानी प्लांट्स और एनिमल्स का हमारी पृथ्वी के अलग अलग भागों पे। इफ़ सिमिलर species are found on different continents or very different species are found in similar environment, it provides evidence for evolution and continental drift, है ना। देखते हैं, देखो इसका मतलब ये हुआ, अगर सिमिलर स्पेशीज़ मिलती हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट पे, या फिर अलग अलग स्पेशीज़ मिलती हैं एक जैसे इन्वायरमेंट पे, तो ये क्या है, प्रोवाइड करता है एविडेंस एवोल्यूशन का और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है ये, है ना, चलो देखते हैं। कॉन्टिनेंटल, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया महाद्वीपों का क्या हुआ, खिसकना, महाद्वीपों का खिसकना। लिख दूं यहाँ पे, एक पूरा सेटअप हिल जाता है कई बार, है ना। महाद्वीपों
महाद्वीपीय क्या होगा ये? महाद्वीपीय क्या बोलेंगे हमें? विस्थापन। विस्थापन यानी धीरे धीरे महाद्वीपों का अपनी जगह से खिसकना, और हम क्या कह सकते हैं? खिसकना, और हम कह सकते हैं एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर सरकना। ये है हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। महाद्वीपों का एक जगह से धीरे धीरे अपनी जगह से दूसरी जगह पे खिसकना, है ना। यह हम कह सकते हैं एक स्थान से दूसरी स्थान पर सरकना। ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो और देखते हैं। अब आ गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड पैंजिया। पैंजिया क्या है? एक सुपर कॉन्टिनेंट है जो कब था? दैट एग्जिस्ट अबाउट 200 मिलियंस एगो, है ना। ये पैंजिया का एक सुपर कॉन्टिनेंट था 200 मिलियन साल पहले। इट ब्रोक अपार्ट इनटू टू बिग लैंड मासेस। ये क्या हो गया? टूटकर दो बड़े, हम कह सकते हैं भूमि क्षेत्रों में, लैंड मासेस में ब्रोक हो गया ये, है ना। पहला था हमारा लॉरजिया और दूसरा हमारा क्या था? गोंडवाना। एज द कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्टेड अपार्ट, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन देम इवॉल्व डिफरेंटली इवन थ्रो दिस सेट स्टार्टेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। ये महाद्वीप कॉन्टिनेंट अलग अलग हुए तो इन पे जो एनिमल्स और प्लांट थे वो भी अलग अलग इवॉल्व हुए, भले ही वो एक कॉमन एंसेस्टर से, पूर्वज से विकसित हुए, फिर भी क्या हुआ? अपार्ट होने की वजह से क्या हुआ? पौधे और जानवर अलग अलग विकसित हुए। एग्जाम्पल हो गया इसका फॉसिल्स ऑफ द सेम प्लांट ग्लोसोप्टेरिस आर फाउंड इन इंडिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इट प्रूव्स दैट दीज कॉन्टिनेंट्स वर वंस कनेक्टेड। देखो ये शो करता है कि जो कॉन्टिनेंट्स थे ये एक समय पे क्या थे? कनेक्टेड थे, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बायोलॉजिकल रियलिज्म, और इसे हम जूलॉजिकल रियलिज्म भी कहते हैं। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर बायोजियोग्राफिकल रियलिज्म बेस्ड ऑन एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 6 मेजर बायोजियोग्राफिकल रियलिम्स पे डिवाइड किया गया, है ना। 6 मेजर थे। रियलिम पहला हो गया हमारा ये, देखो ये हो गए हमारे 6 मेजर बायोजियोग्राफिकल रियलम, है ना। कौन कौन से हो गए? पहले आर्कटिक रीजन क्या होगा? यूरोप, नॉर्थ एशिया। स्पेशल एनिमल्स कौन से होंगे? केमस, बियर्स एंड वॉल्स। फिर हो गया हमारा नियार्कटिक, नॉर्थ अमेरिका रीजन हो गया, बाइसन और पॉर्कुपाइन। स्पेशल एनिमल्स हो गए नियोट्रॉपिकल, साउथ अमेरिका रीजन। फिर उसमें हो गए हमारा ये लमास, मंकीज, टोकेंस, ये क्या हो गया? स्पेशल एनिमल्स हो गए। एथियोपियन, अफ्रीका रीजन हो गया। लाइन्स, जिराफ, ज़ेब्रास हो गए स्पेशल एनिमल्स। फिर हो गया हमारा ओरिएंटल, इंडिया, साउथ एशिया रीजन हो गया। टाइगर्स, एलिफेंट, राइनोज स्पेशल एनिमल्स हो गए। देन लास्ट इज ऑस्ट्रेलियन रीजन हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया। और स्पेशल एनिमल्स हो गए कंगारू, कोला एंड प्लेटिपस, है ना। ईच रियलम हैज़ यूनिक एनिमल्स, सब में यूनिक एनिमल्स हैं जो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए, जो सपोर्ट करता है एवोल्यूशन बाय एडेप्टिव रेडिएशन को डिफरेंट इन्वायरमेंट में। अब आ गया आइसोलेशन एंड evolution. When species are isolated in island or separate continent, they evolve differently due to natural selection and environmental pressures. जब स्पेशीज़ क्या होती हैं आइलैंड पे अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, तो क्या होता है वो अलग तरीके से डिफरेंटली विकसित होंगी। इन्वायरमेंट जो भी होगा, इन्वायरमेंट प्रेशर, नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग इवॉल्व होंगी, अलग अलग तरीके से विकसित होंगी। जैसे इसका एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड। यहाँ पे क्या था, जो विकसित हुई सबकी अलग अलग क्या थी, अलग अलग आइलैंड की वजह से क्या हो गई, चेंज हुआ, एनवायरमेंटल प्रेशर सब कुछ। तो इनकी जो चोचें थी वो क्या थी, डिफरेंट थी, अलग थी, सबकी अलग अलग प्रकार की चोचें विकसित हुई। कंगारू ओनली इन ऑस्ट्रेलिया इवॉल्व ड्यू टू आइसोलेशन। कैसे विकसित हुए, आइसोलेशन फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट्स। ये किससे इवॉल्व हुए, ड्यू टू आइसोलेशन फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट्स। हिंदी में बताऊँ इसको, क्लियर हो गया ना यहाँ तक, और ज़्यादा हिंदी में बताऊँ इसको, इवॉल्व ड्यू टू आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स, इसको हम क्या कह सकते हैं, जो अन्य महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स, है ना, महाद्वीपों से अलगाव के कारण, आइसोलेशन के कारण, अलगाव के कारण विकसित हुए हैं, है ना, हुए हैं। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। एंडेमिक स्पेशीज़ क्या है, स्पेशीज़ दैट फाउंड
ओनली इन वन रीजन, nowhere else, है ना, nowhere else, proves local evolution after continental separation। मतलब ऐसी स्पेशीज़ जो सिर्फ एक रीजन में मिलेंगी, एक ही रीजन में पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती है, प्रूव करती हैं लोकल एवोल्यूशन को कॉन्टिनेंटल सेपरेशन के बाद, है ना। इसका एग्जांपल हो गया लेमुरस, ये सिर्फ मादागास्कर में मिलेगी। कीवी बर्ड ये सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलेगी, है ना। तो ये कहाँ मिलेगी, मादागास्कर में, और कीवी बर्ड मिलेगी न्यूजीलैंड में। हाउ बायोजियोग्राफिकल एविडेंस सपोर्ट एवोल्यूशन, सिमिलर फॉसिल्स ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, है ना। सिमिलर फॉसिल्स होंगे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे, कॉमन एंसेस्ट्री होगी, डिफरेंट स्पेशीज़ होंगी, सिमिलर क्लाइमेट होगा तो इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन होगा, यूनिक स्पेशीज इन आइसोलेटेड एरिया, लोकल एडेप्शन और स्पेसिएशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री नॉट जस्ट क्लाइमेट। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? वैसे यहाँ और ज़्यादा स्पष्ट भाषा में बताएं, है ना। देखो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स यानी विभिन्न महाद्वीपों में क्या होगा इसमें समान जीवाश्म यानी फॉसिल्स होंगे, कॉमन एंसेस्ट्री। डिफरेंट स्पेशीज़ होंगी जब सिमिलर क्लाइमेट होगा, हम ये कह सकते हैं समान जलवायु होगा, तो क्या होगा, स्वतंत्र विकास होगा। यूनिक स्पेशीज़ मतलब अलग अलग क्षेत्रों में कौन सी प्रजातियाँ हम कह सकते हैं अद्वितीय, है ना। पेन पेन पेन, कौन सी प्रजातियाँ अद्वितीय प्रजातियाँ, है ना। तो क्या होगा, लोकल एडेप्टेशन होगा और स्पेसिएशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री नॉट जस्ट क्लाइमेट। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी होगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री, ना कि सिर्फ जलवायु का, है ना, केवल जलवायु का नहीं होगा। अच्छा आप एक बात बताइए मुझे, कभी आपने ये लेमूर का नाम सुना है? अरे ये पेन कहाँ चल गया? लेमूर का नाम सुना है? ये लेमूर है, ये लेमूर जो होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं मेडागास्कर में। नाम देखो कितना इसका बढ़ा चढ़ा के है ना, मेडागास्कर, नाम देखो बिल्कुल भारी भरकम। और कीवी वर्ड किस किसने देखी है कमेंट बॉक्स में बताओ। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलेगी, है ना। कई लोगों ने तो नाम भी पहली बार सुना होगा, किसका? मेडागास्कर का, है ना, लेमूर का। चलो आज की क्लास बहुत लंबी हो गई, है ना। कंक्लूजन क्या हुआ, बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस, एवोल्यूशनरी एविडेंस जो शो करता है लोकल इफेक्ट्स एवोल्यूशन को, कैसे लोकल कह रही हूँ, कैसे जो लोकेशन है वो अफेक्ट करती है एवोल्यूशन को। पेंजिया रियल्म एंडिज्म हेल्प करता है समझने में कैसे स्पेशीज़ सेपरेटली विकसित हुई कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टेड के बाद, है ना। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टेड जब अपार्ट हो गए, है ना, तो कैसे स्पेशीज़ जो हैं वो इवॉल्व हुई। फाइनली आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। आज की क्लास अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा पढ़ाया वो समझ आता हो, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक भी कर दिया करो, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगती हैं क्लासेस। और एक और इन्फॉर्मेशन आपके प्लीज़ नोन में अगर कोई भी कर रहा हो पहले तो LT ग्रेड या TGT की तैयारी, उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए हमारी क्लासेस के बारे में। और अगर कोई CTET की तैयारी कर रहा हो तो हमारी क्लासेस CTET CDP की शाम को मंडे टू फ्राइडे होती है 7 बजे। उसका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट ही होने को आ गया, 1 वीक में आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपके नोन में कोई तैयारी कर रहा हो तो उस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिएगा ये भी। और प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, ग्रेड डोर को सपोर्ट करिए, ग्रेड डोर के साथ जुड़े रहिए। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।